नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में स्वागत। बलिया में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा और परिसीमन को लेकर अखिलेश यादव के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करेगी। और मंत्री ने आरोप लगाया है कि सपा जनता को भ्रमित करने की राजनीति कर रही है, जबकि प्रदेश की जनता पार्टी के चाल, चरित्र और चेहरे को भली भांति पहचान चुकी है। जी, अखिलेश यादव का बयान आया। उन्होंने अपने ट्विटर में कहा है कि परसमन बिल जो है उसको राज्यसभा में लागू किया जाए, राज्यसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी 2027 में इसको करारी हार मिलने वाली है, ये बात समाजवादी पार्टी जानती है। इसीलिए समाज को गुमराह करने के एजेंडे के साथ लगातार भ्रामक बातें जनता को गुमराह करने के एजेंडे के साथ कर रही है। प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा जानती है, उसके किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली। मातृशक्ति, नारी शक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा सेवा भाव के साथ काम किया है। उनको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर तरीके से मातृशक्ति को सशक्त करने की दिशा में हमेशा प्रभावशाली कदम ये हमारी मोदी योगी सरकार ने उठाए हैं। मातृशक्ति को आरक्षण देने की बात हो, चाहे राजनीति में, चाहे सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, इन तमाम कदम को उठाने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो समाजवादी पार्टी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अखिलेश यादव जी राज्यसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? मैंने कहा कि पहले समाजवादी पार्टी लगातार भ्रामक बातें करके जनता को गुमराह करना चाहती है। दूसरा सवाल ये है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि परसिमन महिला आरक्षण विधेयक जो है 2027 में लागू किया जाए, उत्तर प्रदेश में शुरू किया जाए, चुनाव कराया जाए, कैसे देखते हैं? देखिए, हमने बताया कि समाजवादी पार्टी को अपनी हार 27 में स्पष्ट दिख रही है। मातृशक्ति की अगर बात है, नारी शक्ति की बात है, उस नारी शक्ति को सशक्त करने का काम ये किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मोदी जी ने ही नारी शक्ति को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से सशक्त करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए। मोदी जी के ही प्रभावी कदम का ये परिणाम था कि देश भर में हमारी नारी शक्ति सशक्त हुई। लेकिन सदन में, संसद भवन में जब नारी शक्ति के साथ खड़े होने की, उनके अधिकारों के साथ खड़े होने की बात जब आई, तब उस समय तो समाजवादी पार्टी उल्टे पांव भाग गई। वही समाजवादी पार्टी किस मुंह से ये सब बातें कर रही है? अखिलेश यादव का एक और बयान है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है तो अपने विधायकों को अपनी सीट पर लड़ा कर दिखाए। देखिए, समाजवादी पार्टी की जितनी कंफ्यूजन है, जितनी गफलत है, सब 2027 में दूर हो जाएगी। समाजवादी पार्टी इस बार दहाई का आंकड़ा भी 2027। पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर में बरुईपुर एनकाउंटर को लेकर उत्तराकांठी की विधायक सुमिता सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मासूम बच्चे से दुष्कर्म करने वाले लोग हैवान हैं और ऐसे अपराधियों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। और सुमिता सिन्हा ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की जीरो टॉलरेंस नीति का समर्थन करते हुए कहा कि जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं उन्हें उसी का परिणाम भुगतान करना पड़ता है। और उन्होंने यह भी कहा है कि यदि आरोपियों ने पुलिस का विरोध किया होता तो यहाँ स्थिति नहीं बनती। कल पुलिस उनको लेके इंक्वायरी में गए थे, वहां से पुलिस का रिवॉल्वर छीन के भागने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद पुलिस ने उन्हें मार दिया है। क्या कहेंगे? पहले देखिए, एक नाबालिका नहीं, उसको शिशु कहे जा सकती है, उसको रेप किया, वो तो जो लोग किया वो लोग शैतान है, हेवन है। ये लोगों का तो यही हाल होना चाहिए। पर हम लोग तो थैंक्स देंगे शुभेंदु अधिकारी को, क्योंकि हमारा जो मुख्यमंत्री है माननीय शुभेंदु अधिकारी जी ने हमेशा कहा है कोई नो टॉलरेंस, और गुंडा दमन बिल भी आ रहा है तो नो टॉलरेंस, मतलब उन्होंने कहा है हम लोग ऐसे मामलों में, रेप के मामलों में हम लोग सुबह जमा करेंगे और रात को खर्च कर देंगे। ऐसे तो हम लोग नहीं चाहते कि किसी को मार देना या कुछ, पर जो लोग
आइन को जो लोग आइन को हाथ में लेंगे तो हम लोग को उसे तो उसका तो ऐसा ही हाल होगा। तो थैंक्स टू हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने जो कहा वही किया। पर हम लोग ऐसे नहीं चाहते कि एनकाउंटर हो जाए, पर वो दुष्कृति जो है, वो जो क्या बोले, वो जो आइन को हाथ में लेने वाला जो है, वो पुलिस के साथ छेड़खानी ना करती तो शायद एनकाउंटर ना होता। पर उसको तो पकड़ा गया था, उसके ऊपर केस चलता। पर हम लोग सोचते हैं जो हुआ ठीक ही हुआ। जो इसके बाद इंडोनेशिया के योग्यकर्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और इंडोनेशिया की साझा संस्कृति विरासत का उल्लेख करते हुए भगवान शिव ने अपने गहरे जुड़ाव की बात कही और प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनका जन्म वाथनगर में हुआ, जहां हटकेश्वर महादेव का प्राचीन तीर्थ है। उन्होंने सोमनाथ और काशी विश्वनाथ का भी उल्लेख करते हुए कहा है कि भगवान शिव का आशीर्वाद उन्हें हमेशा मिलता रहा है और प्रधानमंत्री ने योग्यकर्ता में सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और इसके पुनरोद्धार के कार्य को अपने लिए सौभाग्य बताया। मेरे परम मित्र और इंडोनेशिया के लोकप्रिय राष्ट्रपति प्रबोवो जी, उनके साथ यहाँ आए हुए मंत्री परिषद के सभी वरिष्ठ साथी, इंडोनेशिया के और भारत के मेरे भाई और बहनों, ये मेरा सद्भाग्य है, कहीं न कहीं मुझे शिव जी के साथ जुड़ने का अवसर मिल ही जाता है। मेरा जन्म वड़नगर में हुआ। हाटकेश्वर महादेव एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो गुजरात की धरती पर है और जिसकी विकास में भी मेरी सीधी जिम्मेवारी है। और मेरा राजनीतिक कार्यक्षेत्र काशी विश्वनाथ महादेव, उसके आशीर्वाद मुझ पर हर निरंतर बने रहे हैं। चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहां पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। मेरे लिए बहुत। दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल के बाहर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कथित दवा और स्वास्थ्य घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि दवाओं, एक्सरे मशीनों और अन्य स्वास्थ्य सामग्री की खरीद में करोड़ों रुपए के घोटाला हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि इसी वजह से जरूरतमंद मरीजों तक दवाएं नहीं पहुंच रही है और सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई है और हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने बाकी है। ठीक है। पिछले 3 दिनों से हम दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों के बाहर सांकेतिक और मौन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों को बता रहे हैं कि जिन लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही अस्पताल में, वो इसलिए नहीं मिल रही
क्योंकि दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार ने 650 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। 100 करोड़ रुपए की दवाई खरीदी और उसके लिए 400 करोड़ रुपए पैसे दिए, यानी कि 100 करोड़ की दवाई में 300 करोड़ का कमीशन खाया सरकार ने। 10 लाख की एक्सरे मशीन 33 लाख रुपए में खरीदी गई। 103 करोड़ रुपए का कमीशन खाया एक्सरे मशीन के अंदर। 150 रुपए की चादर 450 रुपए में खरीदी गई। 50 करोड़ का कमीशन खाया सरकार ने चादरों के अंदर। ऐसे करके इस सरकार ने 650 करोड़ का घोटाला किया है। और जो घोटाले का मास्टरमाइंड है उसको सरकार ने देश से भगा दिया जर्मनी में। तो आज हम लोग ईटीबी अस्पताल पे हैं, कल हम डीडीयू अस्पताल पे थे, उससे पहले हम एलएनजेपी अस्पताल पे थे और कल हम रोहिणी के बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल पे ये प्रदर्शन करेंगे। महाराष्ट्र के धोंडवी वाली में मेडिकल स्टाफ के कथित मारपीट के मामले में मरीज की मां सदना करोंडे ने हॉस्पिटल प्रशासन का पक्ष खरीज करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने दावा किया है कि उनकी गर्भवती बेटी की हालत गंभीर थी, लेकिन हॉस्पिटल में इलाज से इनकार कर दूसरे हॉस्पिटल ले जाने को कहा। और सदना करोंडे के अनुसार भारी बारिश और जलभराव के कारण मरीज को ले जाना मुश्किल था, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधि से मदद मांगी। उन्होंने यह भी कहा है कि संबंधित जनप्रतिनिधि के खिलाफ दर्ज मामला पूरी तरह झूठा है। हालांकि इस मामले में हॉस्पिटल प्रशासन और पुलिस की जांच जारी है। साधना, क्या हुआ था? वो मेरे बेटी लड़की का प्रेग्नेंट थी और हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए गई और उसका सोनोग्राफी किया और हॉस्पिटल में लेके गए तो उन लोग ने बोला है क्या इमरजेंसी है तो इधर हो नहीं सकता है, सायन में लेके जाओ। तो इमरजेंसी है तो हम लोग बोले इमरजेंसी है तो सायन में हम लोग कैसे लेके जाएंगे, उधर तो सब डूब गए, तो कैसे लेके मेरी लड़की की जान जाएगी तो क्या करेंगे? 3-4 घंटा लगेगा, खड्डा खुड्डा है, मेरी लड़की ऐसे गुजर रही है तो भी हम लोग कैसे जाएंगे? आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैडम, इधर ही करना है, मुझे इधर ही करना है, देखो कुछ भी करो, मेरे लड़की का डिलीवरी इधर ही करो। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किया, वो मैडम को भी और डॉक्टर सर को भी बहुत रिक्वेस्ट किया तो भी कुछ भी नहीं, वो लोग मानने को तैयार नहीं। सायन में ही लेके जाओ, सायन में ही लेके जाओ। बोले सायन में हम लोग कैसे लेके जाएंगे, उनका प्रॉब्लम इतना चल रहा है, वो जान जाने के लिए मेरी लड़की का आ रहा है तो भी प्रॉब्लम आपको क्रिटिकल बोल रहे हैं। मारपीट जैसी मामला है और ऐसा मामला दर्ज किया है। हाँ, कुछ नहीं, वो लोग ने सब अफवाह उठा दिया है, कुछ नहीं। दादा ने खाली हम लोग को ऐसा बोले और सायन में ही लेके जाओ, इसीलिए बोले दादा, मैं तो मेरे रोने लगी, मैं दादा को फोन किया, दादा ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, सायन में कैसे लेके जाओ मेरे बच्ची को। तो दादा ने बोले तुम लोग क्या करे मेरे को बताओ, ऑक्सीजन लेवल नहीं है तो मुझे बताओ, तुम लोग क्यों नहीं दे रहे मेरे डिलीवरी के इतने जान जा रहे को आई तो हम मेरे को बताओ ना, नहीं कुछ नहीं है तो मुझे बताओ। तो लोग मानने को ही थे, मेरे को सीएम मैडम का नंबर दो, वो भी दे नहीं रहे थे। कौन रमेश मात्रे जानते नहीं, ऐसे बोलने लगे दादा को हम लोग डॉक्टर लोग, फोन ही लिए नहीं रहे थे, इसीलिए दादा हॉस्पिटल में आए। तो अभी फिलहाल आपके बच्चे की और उसकी बहुत रिक्स है, मेरे नाती मेरे ऑक्सीजन पे है और मेरी लड़की भी वो सीरियस है। आप मांगते हैं तो उधर जाके मुलाकात ले सकते हैं। फिलहाल देखा जाए तो उनके ऊपर मामला दर्ज किया है, क्या बहुत गलत किया है, दादा के ऊपर इतना गलत किया है ना वो लोग ने, बहुत गलत है। इतना हमारा वो भगवान है, हम लोग का सच्ची में हम भगवान को नहीं लेकिन उनको पूछते, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो हम लोग दादा को बताते हैं। मालूम है, कुछ भी दादा इतना हम लोग की हेल्प करते हैं ना, कुछ भी नहीं, रात देखते नहीं, 2 बजे नहीं देखेंगे, 1 बजे नहीं देख आ जाएंगे, दौड़ के आ जाते हैं, लेकिन कभी ना नहीं बोलते, इसीलिए मैंने कॉल किया दादा को। चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बाघेल ने पार्टी संगठन और चुनावी तैयारियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठक हाईकमान के फैसले का
सर्वसम्मति से स्वागत किया गया है और राजा वांडिक का दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनने पर सभी नेताओं ने आभार जताया। और बघेल ने कहा है कि अब पार्टी आगामी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और इसी सिलसिले में लगातार बैठकों का दौर जारी है और जिसमें चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। बहुत सारे नए लोग हैं, क्या नई जिम्मेदारियां हैं लोगों के साथ और क्या नया इस बारी कांग्रेस कर रही है इलेक्शन को लेके? आप हालांकि प्रभारी, तो आपके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। पहली बात तो ये कल जो बैठक हुई पीसीसी की और उसके बाद हमारे जिला प्रधानों की, तो सभी ने एक स्वर से हाई कमान के जो निर्णय हैं उसका स्वागत किया है और उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। और राजा वणिक जी दोबारा अध्यक्ष बने, साथ ही 3 हमारे वर्किंग प्रधान बने, उन सबको हमने बधाइयाँ दी। और इसमें जो और कमेटियां हैं, है ना, उन लोगों को भी बधाई दी गई। और अब हम लोग चुनाव की तैयारी में हैं। कल बहुत सारी बैठकें हुई, आज भी बैठक है और उसमें आने वाले समय में जो चुनाव है उसकी तैयारी किस प्रकार से करनी है और आगे किस प्रकार से जाना है उसमें मैदान में, उसमें बारी चर्चा हो रही है। सर एक सवाल और, आपको भी पता है, सब अवेयर है, लगातार सवाल भी आ रहे हैं कि कुछ जो बड़े नेता हैं चन्नी जी के, रंधावा जी, उनकी अभी आपसे मुलाकात नहीं हुई है। हालांकि बाजवा जी से, खैरा जी से, वणिक साहब से मुलाकात हो ही रही है। बार बार ये देखिए जनता में स्पेकुलेशन चल रहा है कि वो लोग नाराज हैं, हाईकमांड से मिलना चाहते हैं। ऐसी कोई बातचीत आपकी हुई है इससे रिलेटेड? कोई अगर आपके पास आगे चल के कोई बात आई हो तो? मेरे नज़र में इस प्रकार से कोई बात नहीं आई। यहाँ तक कि चन्नी साहब की बात है, रंधावा साहब की बात है, मेरी टेलीफोनिक बात हुई परसों। उन्होंने कहा मैं 2-3 दिन में हम लोग कुछ काम में व्यस्तताएं हैं, कुछ लोग शहर से बाहर हैं, तो जैसे हम लोग आते हैं आपसे संपर्क करेंगे। चाहे उनके यहाँ चाय में मैं जाऊँ या वो पीसीसी में आए, दोनों से पॉसिबल है। सर एक सवाल और, बार बार ये भी हो रहा है कि प्रेशर बन रहा है कि प्रधान बदला जाए, प्रधान बनका नहीं है, क्योंकि जो चन्नी जी के यहाँ मीटिंग हुई थी, उनके बहुत सारे उनके गुट के जो उनके यहाँ मीटिंग थे वो कह रहे थे कि चन्नी जी की अगुवाई में होना चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है आगे चल के दबाव बनाया जाए इस चीज के लिए? पार्टी हाईकमान पे कोई प्रेशर काम नहीं करता, न कोई कार्यकर्ता, न कोई नेता, न पदाधिकारी हाईकमान पे कोई दबाव डालते। तो दबाव में कोई फैसले होंगे ऐसा मैं नहीं मानता और होना भी नहीं चाहिए। तो जो अभी फैसले हो गए हैं वही फैसले कायम रहेंगे। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। सीओ सिराठू सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि एक पिकअप वाहन का टायर पंचर होने के बाद चालक और उसके साथ ही सड़क किनारे पर ठीक कर रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई और पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विगत रात्रि थाना सैनी के ग्राम अक्षराय के सामने नेशनल हाईवे पर एक पिकअप वाहन जो कानपुर जा रही थी, उसका टायर पंचर हो गया। चालक और अन्य सहयोगी सड़क किनारे खड़ा करके उसे बनवा रहे थे। इसी बीच एक अज्ञात वाहन पीछे से आई और उन लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। पुलिस द्वारा एम्बुलेंस की मदद से तत्काल घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के संबंध में उनके परिजन की तहरीर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर ली गई है तथा अन्य विधिक कार्रवाई भी प्रचलित है। मेरे भाई के पास फोन आया था, सिरातू में पंचर की दुकान खोले हुए हैं और वो कंगन गेस्ट हाउस के पास पंचर हो गई थी गाड़ी, तो वहाँ गए थे बनाने और फिर वहाँ पे जो है एक हाईवे में टक्कर मार के चले गए 4 लोग को। 2 भाई थे, एक ट्रक ड्राइवर, वो गाड़ी ड्राइवर था और एक जो है उसका कनेक्टर था। और सैनी थाने में वाले पहुंच गए, सब पुलिस वाले, सूचना मिली। फिर उसके बाद जो है हम लोगों के पास फोन आया तो धड़धड़ा के हम लोगन पहुंचे वहाँ पे। उसके बाद जो है सिरातू आए, सिरातू आने के बाद अस्पताल में यहाँ से डिपार्ट करें मंजनपुर, फिर उसके बाद जो है वहाँ पे डेड हो गए। कैसे भाई पहुंचे थे आपके वहाँ पंचर बनाने के लिए? फोन आया था सर, फोन आया था, फिर वो जो गए बनाने, बन गई थी मगर
बना रहे थे और टक्कर मार दिया ट्रक वाले। क्या नाम है? मेरा वारिस अली। रांची में आयोजित झारखंड इन्वेस्टर्स मीट को लेकर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि निवेशकों का सम्मेलन आयोजित करना स्वागत योग्य कदम है और लेकिन इसके साथ राज्य में कानून व्यवस्था भी बेहतर होनी चाहिए। संजय सेठ ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में कारोबारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अपराध की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई है और उन्होंने कहा है कि निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए सुरक्षित माहौल जरूरी है। देखो, राज्य सरकार इंडस्ट्रियल सबमिट करा रही है, स्वागत है, अच्छी बातें कराना चाहिए। पूर्व में भी विदेश के दौरे हुए थे, रिजल्ट क्या हुआ हमको जानकारी नहीं है और पूंजी निवेश होना ही चाहिए, तभी रोजगार के अवसर मिलेंगे। किंतु माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पर भी ध्यान देना चाहिए। जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर डिटोरिएट हुआ है, आप रोजाना अखबारों में देखोगे, आपके यहाँ रोजाना चलता है, रोजाना धमकियां आ रही हैं। 5-5, 10-10 करोड़ व्यापारी डरे हुए हैं, व्यापारी सहमे हुए हैं और कब कहां किसको मार दिया जाएगा पता नहीं। हालात माने बियॉन्ड कंट्रोल है और इसीलिए कई सालों से हम यहाँ आवाज उठाते हैं कि पुलिस कमिश्नर बनना चाहिए। आज पुलिस कमिश्नर आज तक बना नहीं। अभी एक हफ्ते पहले इसी समय लगभग 12 बजे इसी समय यहीं पे 100 मीटर दूर दिन में 11:30 पौने 12 बजे डकैती हो गई। दिन में हजारों लोग चल रहे हैं और 50 लाख का सामान लूट के ले गए। हालात ठीक नहीं है और कोई पूंजी निवेश कर हमको 100 रुपया इन्वेस्ट करना है तो हम तो देखेंगे भाई, हम 100 रुपया इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वहां का ऑर्डर कैसा है, वहां की सड़क की स्थिति कैसी है, वहां बिजली कैसी, हम सब देखेंगे। आप बिजली की आपूर्ति देख लो, रांची राजधानी है, 6-6, 7-7 घंटा लोड शेडिंग है। यहां से 40 किलोमीटर दूर सिल्ली है, मेरा ही लोकसभा, ईचागढ़, वहां 24 घंटे में 20 घंटे बिजली नहीं रहती है। कोई उद्योग लगाएगा तो शहर में नहीं लगाएगा ना, वो तो रिमोट एरिया में लगाएगा। अब बिजली नहीं, लॉ एंड ऑर्डर, सड़कों की स्थिति, हम सब ने जो 1.5-2 साल पहले शिलान्यास किया, हमने और माननीय विधायक ने, वो आज तक सड़क नहीं बन रही है। पैसा नहीं है, राज्य सरकार के पास पैसा नहीं, जो पैसा है मैया। दिल्ली में राम मंदिर दान राशि में कथित गड़बड़ी के आरोपों को लेकर सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया है कि मामले में और भी तथ्य सामने आ सकते हैं तथा दान राशि के कथित दुरुपयोग की पूरी जांच होनी चाहिए। डी राजा ने केंद्र और राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। वहीं मामले की जांच संबंधित एजेंसियों द्वारा जारी है और आरोपों पर संबंधित पक्ष का जवाब आना बाकी है। To surface, we do not know who are all involved and what exactly happened, what is the quantity of loot, embezzlement. We don't know. What is this SIT? Identified some 8 persons and everyone is speaking in the name of SIT. Our party, the CPI and several other parties have demanded a high-level judicial probe and every fact should come out. And surprisingly, Mr. Modi is not opening his mouth. It is a shocking one. Mr. Modi is keeping silence and whatever Mr. Yogi says is nothing but divert the attention and in a way defending what happened there. So situation is very worse and the double engine government should feel ashamed under its nose such loot, embezzlement of funds, donations given for Ram temple has taken place. They should feel ashamed and they should think how law can be upheld and how culprits can be brought to light and punished. But will answer all allegations.
फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर बने रहे हम टीवी भारत के साथ।